हेलो क्लास 8। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल चैप्टर के बारे में। ठीक है, हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके थे कि वाई द सेल इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग देखे थे कि सेल जो है उसका डिस्कवरी हु डिस्कवर्ड सेल। तो रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, देन एंटोन वन लीवेनहॉक। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोग देखे थे कि वेरिएशन इन सेल शेप साइज नंबर। तो सेल वेरिड इन नंबर if one cell is present then unicellular, if more than one cell is present then it is called multicellular। ठीक है, हम लोग देखे थे सेल के शेप और साइज में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कैन वी सी द सेल्स, क्या हम लोग सेल को देख सकते हैं? तो इसका आंसर है विद आवर नेक्ड आई तो हम तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करके हम सेल को देख सकते हैं। स्कूल लेबोरेटरी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहता है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम सेल को देख सकते हैं। कोई सेल हमको ऐसे दिखाई दे सकता है, अगर सेल मान लेते हैं कोई स्फेरिकल सेल है, हमको ऐसे दिखाई देगा एक स्ट्रक्चर और एक बीच में डॉट। ये डॉट जो है वो न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस। ये सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो मटेरियल होता है इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। बट इफ़ वी वांट टू ऑब्जर्व मोर एंड मोर इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स, ठीक है, देन वी हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अभी हम लोग सेल देखने के लिए लैब में क्या करते हैं, पतले पतले स्लाइस, जिस प्लांट सेल को काटना है देखना है उसको पतला पतला एक हम लोग सेक्शन कटिंग करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग स्पेसिमेन कहते हैं। ठीक है, हम उस स्पेसिमेन को एक ग्लास स्लाइड पे रख करके, ठीक है, जैसे मान लो एक हम स्टेम ले लिए छोटा सा, उसको ब्लेड से या एक आता है कटर, उसकी हेल्प से कट करके एक छोटा सा सेक्शन ले लिए। फिर हम उसको स्टेरिंग करना होता है, ये स्पेसिमेन कहलाएगा, क्योंकि हमको इसी को देखना होता है इसके अंदर कैसे सेल्स हैं। तो ये स्पेसिमेन कहलाता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको स्टेन करते हैं। स्टेन करना इसलिए ज़रूरी है कि सेल्स में अलग अलग जो टिश्यू है, अलग अलग जो क्या कहते हैं टिश्यू है, वो अलग अलग कलर्ड हो सके। ठीक है, तो इसको स्टेनिंग करते हैं हम। तो स्टेनिंग के लिए बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं। मेथिलीन ब्लू है, ठीक है, मेथिलीन ब्लू है, क्या कहते हैं सेफ्लेनिन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेनिंग एजेंट मौजूद हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी वॉच ग्लास में ले करके इस स्पेसिमेन को, और उसमें थोड़ा सा वो ऐड करके उसको कलर करते हैं। फिर उसको वॉश करके फिर हम इस ग्लास स्लाइड पे इसको रखते हैं एकदम सेंटर में। उस पर एक ड्रॉप हम लोग ग्लिसरीन डालते हैं। ग्लिसरीन इसको होल्ड किया रहता है, और फिर इसके ऊपर एक छोटा सा कवर स्लिप होता है स्क्वायर शेप, ऐसे ग्लास का बना हुआ, उसको इसके ऊपर रख देंगे। तो ये हमारा स्पेसिमेन तैयार हो गया है ऑब्जर्व करने के लिए, टेम्पररी माउंट। ठीक है, इसको माउंटिंग कहते हैं। इसमें स्पेसिमेन को रख करके फिर क्या लाता है माउंटिंग। फिर हम उसको देखते हैं। तो इसमें लिखा है पेज नंबर 107, कैन वी सी सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स कैन बी सीन यूजिंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम लोग अधिकतर सेल्स को कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। The cells, tissues and microbes that are seen using the microscope are called microscope। ठीक है, तो जो सेल, टिश्यू, माइक्रोब्स जो हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिमेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, द स्पेसिमेन इज फर्स्ट प्लेस्ड ऑन ए ग्लास स्लाइड। सबसे पहले स्पेसिमेन को हम लोग ग्लास स्लाइड पे रखते हैं टू व्यू इट अंडर ए माइक्रोस्कोप, एंड दिस स्टेप इज नोन एज माउंटिंग। ग्लास स्लाइड के ऊपर स्पेसिमेन को रखना क्या कहलाता है, माउंटिंग कहलाता है। स्पेसिमेन इज यूजुअली स्टेन बिफोर ऑब्जर्विंग। इसको हम लोग माउंट करने से पहले ना इसको स्टेन करते हैं। ठीक है, ठीक है, a small cover slip is placed over it to dispel the air। इसके ऊपर एक कवर स्लिप रखते हैं जो बताएं अभी, और इस तरीके से रखते हैं कि उसके अंदर कोई एयर बबल्स ना आए। ठीक है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड वेट माउंटिंग। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं,
वेट माउंटिंग कहते हैं। और स्टेन इज ए डाई, जो स्टेनिंग एजेंट बता रहे थे मैथिलीन ब्लू सैफ्रेनिन, ये क्या है एक्चुअल में, एक तरह का डाई है, कलर कलर करने वाला एजेंट है, विच इज एब्जॉर्ब बाय द स्पेसिमेन एंड गिव्स इट ए पर्टिकुलर कलर। दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट ऑफ द स्पेसिमेन। तो जब हम लोग स्टेनिंग एजेंट यूज करते हैं तो ये हेल्प करता है हमको अलग अलग उसके पार्ट को ऑब्जर्व करने में, ठीक है। इस कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, मैथिलीन ब्लू, सैफ्रेनिन, क्रिस्टल वायलेट आर सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ स्टेन्स, ठीक है। पेज टर्न करो 108। ड्राई माउंटिंग डजेंट रिक्वायर वाटर, ड्राई माउंटिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ड्राई माउंट इज़ जनरली यूज्ड फॉर व्यूइंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इन एनिमेट मतलब होता है जिसके अंदर लाइफ ना हो, ठीक है। A step-by-step procedures on how to prepare a slide is given below. Take the help of your teacher to observe plant cells. तो क्या कहते हैं, ड्राई माउंटिंग के लिए हमको वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन एनिमेट मैटर जिसमें लाइफ ना हो, जैसे प्लांट का पार्ट ये कट हो गया, इसमें अब कोई लाइफ थोड़ी है, इसमें हम वैसे ही कट करके डाल देंगे। लेकिन मान लो किसी बैक्टीरिया का या पॉन्ड वाटर ले करके उसमें अमीबा को देख रहे हैं, ठीक है। तो अमीबा को देखने के लिए हम क्या करेंगे, क्लीन ग्लास स्लाइड पे एक बूंद पॉन्ड वाटर डाल देंगे और उसको बस हल्का सा एक बूंद कोई कलरिंग एजेंट डाल देंगे, नहीं तो वैसे ही कवर स्लिप लगा देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ग्लिसरीन नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं, हम वाटर हमको इसलिए लेना पड़ता है, नहीं तो वाटर नहीं रहेगा तो ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे वाटर लेना पड़ता है। इसके लिए वाटर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दो तरह की माउंटिंग हो गई, एक वेट माउंटिंग और एक ड्राई माउंटिंग। वेट माउंटिंग फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड ड्राई माउंटिंग फॉर इनएनिमेट मैटर। इनएनिमेट मतलब डेड ऑब्जेक्ट्स। ओनियन पील का और चिक सेल्स का एक्टिविटी दिया हुआ है, लैब एक्टिविटी। इसको हम लोग लैब, अगर स्कूल खुलता लॉकडाउन की वजह से तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर स्कूल खुलता तो इसको हम लोग करते हैं। ओनियन पील में क्या करते हैं, ओनियन लेंगे और उसका एक कवर निकालेंगे, फोर्सेप की हेल्प से अंदर से एक पतला सा लेयर निकालते हैं, ठीक है। उसको हम लोग उस लेयर को ऐसे कुछ निकलेगा, हम लोग उसको एक छोटा सा रेक्टेंगुलर जो है हम लोग एक स्पेसिमेन कट कर लेते हैं। कट करने के बाद वही स्टेप, इसको हम लोग सबसे पहले स्टेनिंग करेंगे, फिर ग्लास स्लाइड पर रख के उसको ऊपर हम लोग ग्लिसरीन का एक बूंद रख करके उसके ऊपर हम लोग कवर स्लिप लगा लेंगे। और माइक्रोस्कोप में जब हम एक बार अंडर लो माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन देखेंगे और एक बार अंडर हाई मैग्नीफिकेशन देखेंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें जैसे बुक में बना हुआ है सेल्स, ठीक है, कुछ इस तरीके का सेल्स दिखाई देता है, बीच में जो डॉट है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। ऐसे ही चिक सेल्स के लिए क्या करना होता है, जिस प्लास्टिक स्पून जो आता है या फिर जो आइसक्रीम स्टिक आता है, हम क्या करेंगे, पहले माउथ को खूब राइस कर लेंगे, प्रॉपरली कुल्ला कर लेंगे 2-4 बार, फिर उस आइसक्रीम स्टिक के हेल्प से या प्लास्टिक का जो स्पून आता है उसके हेल्प से ऐसे करके अंदर से करके स्क्रैच करके क्या करते हैं, निकालते हैं। बहुत जेंटली स्क्रैच करते हैं, क्योंकि जो चिक सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, तो केवल हल्के से अगर हम लोग उसको जेंटली स्क्रैच करेंगे तो वो आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। बहुत कुछ बच्चे जो होते हैं स्ट्रांगली ऐसे स्क्रैच करते हैं जब अंदर से, ठीक है, तो अंदर कुछ कट हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, सिंपली जेंटली उसको स्क्रैप करना है, धीरे से निकालना है, तो मसल से निकल जाते हैं। उसको क्लीन ग्लास स्लाइड पर रख करके, क्लीन ग्लास स्लाइड पर रख के उसको जो निकलेगा उसको इस पर रख लेना है, और फिर उसमें मैथिलीन ब्लू डाल दो और ऐसे धीरे से इसको स्लैंट करेंगे स्लाइड को कि बाकी एक्स्ट्रा स्टेनिंग जो एजेंट है वो गिर जाए, केवल वही रह जाए। ध्यान देंगे कि ये मत गिरे, जो हम टिश्यू निकाले हैं वो मत गिरे। फिर जब हम इसको ऊपर कवर स्लिप रख के ऑब्जर्व करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का सेल्स दिखाई देगा, ठीक है। ये एक्टिविटी है। अब एक नॉलेज चेक दिया हुआ है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, पेज नंबर 109। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट ज्वाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन।
तो फर्स्ट क्या होगा, टिश्यू। नॉलेज चेक में अगर देखा जाए तो नॉलेज चेक में पहला जो लिखा है उसका क्या होगा, टिश्यू। सेकंड है एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, केवल एक एग्जाम्पल लेना है, अमीबा लिख लेते हैं। थर्ड एन इरेगुलरली शेप्ड सेल्स सीन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसा सेल जिसका इरेगुलर शेप हो तो वो है WBC। WBC। फोर्थ है द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल्स। नर्व सेल को और क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? तो नर्व सेल को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। नर्व सेल को और क्या कहते हैं, न्यूरॉन। फिफ्थ है सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, केवल यहाँ पे ये नहीं पूछा है लिविंग नॉन लिविंग, केवल पूछा है सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, रॉबर्ट हुक। अगर लिविंग बोलता तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक, नहीं तो भी रॉबर्ट हुक। अब है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, एक सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें क्या क्या होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो एक प्लांट सेल बनाते हैं और उसके बाद उसको स्टडी करते हैं। प्लांट सेल में सबसे बाहर होता है सेल वॉल, ठीक है। ठीक है, सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। ये तो हो गया सेल वॉल, और ये अंदर वाला लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में तो बहुत बड़ा एक वैक्यूल होता है, वैक्यूल, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। यहीं से निकले रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके अलावा माइटोकांड्रिया होते हैं,
क्लोरोप्लास्ट होता है। और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे। तो एक प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग को पढ़ना है, बनाना है, सब कुछ सीखना है। ये पहली बार है आप लोग सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वो है। अब देखते हैं इसको ज़रा। सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल। या पहले बुक से पढ़ते हैं, पेज नंबर 109 देखो। ऑल लिविंग सेल्स हैव द सेम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन विद ए फ्यू चेंजेज इन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस होते हैं, जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होता है लेकिन इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होता। प्लांट सेल में बहुत बड़ा एक वैक्यूल होता है, इसको वैक्यूल कहते हैं, देखिए तो वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो क्या कहते हैं, बहुत कुछ अंतर है, नहीं तो बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल इंक्लूड्स अ सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। फिगर्स दिया हुआ है स्ट्रक्चर उसमें। सबसे पहले पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन अगर देखा जाए, प्लांट सेल है, दो सेल मान लेते हैं, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, ठीक है। प्लांट सेल, एनिमल सेल में तो सबसे बाहर वाला लेयर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, इसके बाहर एक और लेयर होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन कर क्या रहा है? सेल मेम्ब्रेन इस सेल के अंदर के मटेरियल्स को बाहर के इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए बाउंड्री टू सेपरेट द मटेरियल्स ऑफ सेल फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। और देखो, जो चीज़ सबसे बाहर होता है, कोई भी अगर आक्रमण हुआ पैथोजेंस का, जर्म्स का अंदर आने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसको रोकेगा कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कोई मटेरियल्स को अंदर जाना है तो सबसे पहले इसको परमिशन कौन देगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर के कुछ मटेरियल्स को बाहर जाना है तो परमिशन कौन देगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the transportation of materials, or we can say that exchange of materials from cell to outer atmosphere and from outer atmosphere to the cell, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं जरा एक बार। इट इज़ ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल। ये थिन होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है, सेल को के चारों तरफ होता है, ठीक है। फिर कह रहा है इट प्रोटेक्ट्स द सेल, क्योंकि सबसे बाहर है तो प्रोटेक्शन का काम भी इसी को करना पड़ेगा। कोई भी आएगा तो सबसे पहले यही फेस करेगा, तो यानी यही प्रोटेक्शन का काम करेगा। एंड गिव इट ए शेप, और एक उसको क्या दे रहा है? एक शेप भी देता है ये सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ सेमी परमिएबल। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल? सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब आने जाने देना, यानी कुछ मटेरियल को आने देता है, कुछ मटेरियल को आने नहीं देता है, कुछ मटेरियल को अंदर से बाहर जाने देता है और कुछ मटेरियल को अंदर से बाहर जाने नहीं देता है। विच मीन्स इट सेलेक्टिवली अलाउज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली अलाउज मटेरियल्स टू गो इन एंड आउट ऑफ द सेल। ऑल द मटेरियल्स ऑफ द सेल दैट इज इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द
प्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो, कुछ भी हो, इसके अंदर का जितना भी चीज़ें हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस सब कुछ मिला के, इस सबको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ आ गया, एक तो साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स टू थिंग्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और कुछ है ही नहीं, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। सेल वॉल, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सेल वॉल प्लांट में केवल मिलता है, केवल प्लांट में, एनिमल में एब्सेंट होता है, ठीक है। और किसका बना होता है जनरली? तो सेलुलोज का। किसका बना होता है? तो सेलुलोज का। और ये एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो मतलब एक ग्लूकोज मालिक्यूल्स, डाई मतलब 2 ग्लूकोज का मालिक्यूल्स, और पॉली का मतलब होता है 2 से कितना भी ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए। तो सेलुलोज ये पॉलीसेकेराइड, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, इसमें हज़ारों लाखों ग्लूकोज के मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इन्हीं का बना होता है सेल वॉल, ठीक है। लेकिन फंगस में, फंगस का जो सेल वॉल होता है वो एक और दूसरा पॉलीसेकेराइड है, एक और दूसरा पॉलीसेकेराइड है जिसका नाम है काइटिन, उसका बना होता है, ठीक है। ऐसे ही बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन का, पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। फिर है प्लांट में, अगर देखा जाए तो सबसे बाहर सेल वॉल ही है। प्लांट में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर सेल वॉल, यानी प्लांट में सबसे बाहर सेल वॉल है। तो प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा? सेल वॉल। कोई भी चीज़ आएगा, पैथोजन आ रहा है अंदर सेल के, तो सबसे पहले उसको कौन फेस करेगा? सेल वॉल, ठीक है। मटेरियल कोई एक्सचेंज होना है तो सबसे पहले कौन फेस करेगा? तो सेल वॉल ही। यानी इस शेप और साइज को भी क्या रखता है? मेंटेन रखता है। पढ़ते हैं, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, इट इज़ एन एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है ये सेल के बाहर। प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस, प्लांट्स जो है उनको पता है कि मूव नहीं करते, दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेसेस, हैव टू फेस अनफेवरेबल कंडीशन। तो बहुत सारे अनफेवरेबल कंडीशन आएंगे। अगर आंधी भी आता है तो वो ये नहीं कि कहीं घर में जाकर छुप जाएगा। हम लोग क्या है, हम लोग मूव कर सकते हैं। अगर आंधी आ रहा है, बरसात हो रहा है, तो हम लोग आराम से घर के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन प्लांट तो छुपते नहीं, उनको आंधी तूफान भी फेस करना है, उनको बरसात भी फेस करना है, उनको पूरा सनलाइट भी फेस करना है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस प्लांट को फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो फिक्स से कहीं भाग ही नहीं सकते, कुछ भी होगा उनको फेस करना है। तो एंड डू नॉट हैव स्केलेटन, और हम लोग के अंदर तो स्केलेटन सिस्टम भी है, बोन है, बोन का बना हुआ, लेकिन उनके अंदर स्केलेटन सिस्टम भी नहीं है। द सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। सेल वॉल जो है प्लांट्स को एक रिजिड बनाया जाता है। रिजिड का मतलब होता है जिसका शेप आसानी से चेंज ना हो सके, तो रिजिड भी बनाए रखता है, प्लांट से उसको प्रोटेक्ट भी करता है। लिखा है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये किसका बना होता है? तो सेलुलोज का। लेकिन तुम लोग ये भी याद रखना, फंगस का सेल वॉल बना होता है काइटिन का, काइटिन, और क्या कहते हैं, और बैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं, फिर उसके बारे में लिखा जाएगा। तो न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। अगर एनिमल सेल है तो न्यूक्लियस एकदम सेंटर में होगा, ठीक है। और अगर प्लांट सेल है तो न्यूक्लियस थोड़ा किनारे होता है। ऐसा इसलिए
क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, वैक्यूल की वजह से ही न्यूक्लियस थोड़ा किनारे शिफ्ट हो जाता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, तो इस वजह से न्यूक्लियस सेंटर में ही प्लेस्ड होता है। ठीक है, ये तो हो गया पोजीशन प्लांट और एनिमल सेल में। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। केवल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन में जगह जगह पोर्स होते हैं ताकि साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल अंदर आना चाहे वो अंदर आ जाए और जो बाहर जाना चाहे वो बाहर जाए। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर कोर है। यहाँ पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम, वो इसी के अंदर से बनता है, और इसमें होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स। इसके अलावा इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होगा जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हो गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन विच स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट। दिस पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, a spherical structure is present inside the nucleus that is called nucleolus. It is known as factory of ribosomes because here ribosomes are formed. Nucleus contain a thread-like structures called chromosomes that contain parental information. माता पिता से हमको फादर मदर से जो भी हमको कैरेक्टर मिला है ना, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसी क्रोमोसोम्स में रहता है, और ये उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है फ्लूइड। तो न्यूक्लियस के बारे में ज़रा बुक से पढ़ लेते हैं। इतना तो हो गया न्यूक्लियस के बारे में। लिखा है इट इज़ रिफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द सेल। अगर न्यूक्लियस का काम देखा जाए तो जैसे हमारे ब्रेन का काम है हमारे पूरे बॉडी में, ये हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे सारे ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करता है। आइज़ को कंट्रोल करता है, नोज़ को, माउथ को, ईयर को, यहाँ तक कि अंदर भी बहुत सारे ग्लैंड्स है, आर्गन है, उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्रेन। वैसे ही न्यूक्लियस जो है वो सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज रिफर्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल एज इट कंट्रोल्स ऑल द मेजर एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसको न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर मेजर एक्टिविटीज़ को यही क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। इट इज़ सराउंडेड बाई ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, सराउंडेड होता है। विच इज़ पोरस। पोरस मतलब जिसमें छेद हो, जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, फिर लिखा है एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर से कुछ मटेरियल अगर बाहर जाना है तो ये उसको अलाउ करेगा, या साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल को अंदर आना है तो उसको अलाउ करेगा। इनसाइड द न्यूक्लियस अ डेंस फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा लिक्विड फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब कह रहा है द स्मॉलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलर। इसके अंदर जो स्मॉलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि ये राइबोसोम बनाता है।
और ये जो राइबोसोम्स है ना, ये प्रोटीन बनाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये प्रोटीन राइबोसोम बना रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। इसी को क्रोमेटिन भी कहते हैं, इसी को क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तब क्रोमेटिन कहते हैं, और जब सेल डिवाइड कर रहा है उस समय इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। लिखा है व्हेन द सेल्स आर अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन चेंजेज इनटू रॉड लाइक थिकर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अभी क्रोमेटिन बोलेंगे, और जब सेल डिवाइड का टाइम आएगा तो ये थोड़ा मोटा हो जाता है, तो इसको हम लोग तो क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स लिखा है दे कैरी जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये क्रोमोसोम्स दो चीज़ से मिलकर बना होता है। इसमें दिया तो नहीं है लेकिन बता देते हैं। क्रोमोसोम जो है दो चीज़ से मिलकर बना होता है, डीएनए या आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। तो डीएनए या आरएनए के से मिलकर बना होता है और हिस्टोन प्रोटीन का मिलकर बना होता है। इस डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ऐसे सर्कुलर। इस डीएनए में हमको फादर और मदर से हाइट, बॉडी, स्किन कलर, ठीक है, बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, हर एक बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उनके लिए जीन है, उनके लिए मतलब इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन है। एक कैरेक्टर के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उस डीएनए के पार्ट को मान लेते हैं कि ये इतना पार्ट जो है डीएनए का वो हाइट के लिए है, इतना एक जो पार्ट है कोडिंग है वो कलर के लिए है। एक कैरेक्टर के लिए जो डीएनए का सेगमेंट है उसको हम लोग कहते हैं जीन। तो ऐसे जीन में डीएनए में बहुत सारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है। समझना, क्रोमोसोम्स दो चीज़ से मिलकर बना है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए बहुत सारे जीन्स से मिलकर बना हुआ है, और ये जीन्स ही एक्चुअल में जो है डीएनए का जो फंक्शन है वो जीन ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है। एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक। और इस जीन्स के अंदर माता पिता के जो भी हमको कैरेक्टर मिला है फादर और मदर से वो कैरेक्टर्स जो है इसी जीन के अंदर रहता है कोडिंग, और ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स इन मैनी वेज एज वी इनहेरिट सम जीन्स फ्राम देम। हम लोग अपने मदर और फादर से मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कुछ कैरेक्टर मदर से मिला है और कुछ कैरेक्टर फादर से मिला है जीन के फॉर्म में। ठीक है। तो कुछ जीन मदर से मिला है, कुछ जीन फादर से मिला है, इसीलिए हम लोग उनसे मिलते जुलते हैं, रिजेंबल्स करते हैं। विच आर कैरीड आउट फ्राम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। देयर आर 23 पेयर ऑफ या 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे हर एक सेल में, हाथ का सेल हो, गाल का सेल हो या फिर नोज का हो, जो भी हो, हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर में बोला जाए तो 23 पेयर। All the information that is needed for the proper functioning of the cell is present in those 46 chromosomes। जितना भी इंफॉर्मेशन है, पेरेंटल कैरेक्टर्स क्या क्या मिला है या जो भी चीज़ें हैं वो इसी 46 क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस ए सेल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ग्रुप्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब न्यूक्लियस कैसा है, बहुत अच्छा वेल डेवलप है कि वेल डेवलप नहीं है, इसके बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे मतलब दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स देख लेते हैं। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना। तो पुराना, जैसे मोबाइल फ़ोन भी पुराना था तो सादा था, उसमें कोई मल्टीमीडिया ऑप्शन नहीं था, गेम नहीं था बढ़िया। तो
उसमें बहुत सारे फीचर नहीं थे। और यूकैरियोटिक मतलब होता है वेल डेवलप या ट्रूली न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। और कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अगर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, और वेल डेवलप न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एक ऐसे ही सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, सर्कुलर डीएनए होता है और एक ही होता है, एक ही होगा और एक डीएनए होगा, बस एक डीएनए। और इसमें कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे केवल एक क्रोमोसोम्स, वो भी सर्कुलर शेप में, ठीक है। और इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक में। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन वो नहीं होता और इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो वेल डेवलप न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होगा और यूकैरियोटिक में वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो जरा इसको पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो अमीबा सॉरी ये बैक्टीरिया है वो इसी में आता है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स दैट लेक ए वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो उतना वेल डिफाइंड नहीं होता। द जेनेटिक मटेरियल फ्रीली फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। जो जेनेटिक मटेरियल है, एक ठो डीएनए जो है वो इसके अंदर फ्लोट करता रहता है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल है। अब है यूकैरियोटिक सेल्स। यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियर, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब हो गया जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो, क्रोमोसोम्स का नंबर भी ज़्यादा हो। यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स दैट हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। द जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इस जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इसमें तो जेनेटिक मटेरियल फ्लोट करते रहते हैं, इसमें न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ठीक है। All plants and animals have eukaryotic cells. साइटोप्लाज्म। अब कोई सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये जो बीच में पार्ट बचा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के पहले बीच में ये जो पूरा मटेरियल है फ्लूइड लाइक, जेली लाइक, उसको क्या कहते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स 80% वाटर। इसमें 80% वाटर होता है, ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, शुगर होता है। वेरियस स्मॉलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेलुलर मटेरियल्स अराउंड द सेल। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, वो भी मूव करते रहते हैं। इट इज़ अ साइट फॉर मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं तो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस सब चलता रहता है, और इस तरह से लाइफ को ये हेल्प करता है मेंटेन रखने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।